स्टूडेंट्स, जो पिछले लेक्चर का पार्ट था उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। मैं सेक्शन 125 डिस्कस कर रहा था और 125 के सब क्लॉज 2 तक मैंने डिस्कस किए थे और नेक्स्ट सब क्लॉज 3। तो इस स्लाइड में आप देखें कि 125 सब क्लॉज 3 के प्रोविजन क्या है। इफ एनी पर्सन so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such person for the whole or any part of any month's allowances. इसमें अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, allowances for the maintenance of the interim maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be। इसमें क्या होगा कि जो ऑर्डर किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा 125 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, उसमें चाहे वो फुल मेंटेनेंस का हो या इंटरिम मेंटेनेंस का हो, अगर उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश किया गया है, अगर वो उस मेंटेनेंस के उस आदेश की अनुपालना में भत्ता देने में व्यतिक्रम करता है, तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट को कानून ये अधिकार देता है कि वह उसके ऊपर एक लेवी यानी जो बकाया राशि है उसका भार के आधार पर उसको फाइन चार्ज कर सकता है ना, और साथ में उसको कोई सजा भी सुना सकता है, और ये प्रति माह के आधार पर उसके ऊपर लगाया जाएगा। यानी जो पूरा बकाया है उसके आधार पर या प्रति माह के आधार पर। कहने का अर्थ यह है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी पत्नी ने दावा किया और न्यायालय के द्वारा इंटरिम ऑर्डर कर दिया गया विद इन 60 डेज एप्लीकेशन सर्व होने के कि इनको 1000 रुपए प्रति माह का भत्ता और न्यायालय के खर्चे दिए जाए, और मान लीजिए कि 3 माह हो गया और उसने कोई पैसा नहीं दिया, और उसके बाद उस मेंटेनेंस के लिए फिर से वाइफ के द्वारा किया गया था कि जो आदेश दिया गया उस आदेश के अनुपालना में उसको भत्ते नहीं दिए जा रहे, तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट पहले तो उस व्यक्ति को फाइन कर सकता है कि भाई 3 महीने का बकाया आप इतने रुपए के फाइन के साथ, जुर्माने के साथ आप उसको दो या न्यायालय में जमा कराओ, या मंथली आधार पर भी कर सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति इसके बावजूद नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में उसको जेल भी दिया जा सकता है, यानी सजा के तौर पर उसको जेल भी भेजा जा सकता है। और जो कितना जेल भेजा जाएगा ये डिपेंड करता है कि वो 1 महीने से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट टू इम्पोज इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 month और अनटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, यानी अधिक से अधिक 1 माह तक के लिए या जब तक वो पेमेंट जमा न कर दे तब तक के लिए, जो भी पहले हो। यानी अगर उसे आदेश कर दिया गया, आदेश के बावजूद उसने पेमेंट नहीं किया तो उसको तो सजा सुना दी जाएगी और उसे जैसे 7 दिन के लिए जेल की सजा सुना दी गई, और अगर 7 दिन में उसने पेमेंट दे दिया, 3 दिन में तीसरे दिन दे दिया तो उसको पहले ही छोड़ दिया जाएगा, और अगर मान लीजिए कि वो 7 दिन तक पेमेंट नहीं किया तो उसकी फिर सजा जो है वो बढ़ा दी जाएगी। और इस तरह करके इसमें लिखा हुआ है कि मे एक्सटेंड टू 1 month, यानी 1 मंथ तक की सजा दिया जा सकता है। तो 30 दिन तक की सजा दे दिया लेकिन उसके बावजूद उसने पेमेंट जमा नहीं किया तो ऐसे कंडीशन में ये 1 month का जो कंडीशन है वो लागू नहीं होगा, और इसके बाद वाला कंडीशन और अनटिल पेमेंट इफ सूनर मेड ये लिखा हुआ है यहाँ पे लागू होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि सजा तो मैक्सिमम 1 माह की दी जाएगी, उससे पहले अगर पेमेंट हो गया तो इस कंडीशन में उसको पहले ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है सूनर मेड। तो 1 माह की सजा या पेमेंट होने तक जो भी पहले हो उसे जो है कारागार की सजा सुनाई जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रोविजो लगा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इश्यूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it becomes due।
यहाँ पे कंडीशन भी है कि जब वो आदेश किया गया यानी या जिस दिन से वो बकाया है उस बकाया दिन से 1 वर्ष के अंदर अगर जो दावेदार है उसके द्वारा न्यायालय में एप्लीकेशन नहीं दिया गया तो इस कंडीशन में ऊपर के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। यानी अगर मेंटेनेंस देने का पूर्ण भत्ता या इंतरिम भत्ता देने का आदेश दे दिया गया और वो भत्ता दिया जाना चालू नहीं किया गया और 1 वर्ष का समय बीत गया तो ऐसे समय के बाद जिसको भत्ता चाहिए या जिसके विरुद्ध उस व्यक्ति के आदेश किए गए वो दावा नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है। एक प्रोविजो और लगा हुआ है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग विथ हिम एंड शी रिफ्यूज टू लिव विथ हिम, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for so doing। यानी एक मर्सीफुल ग्राउंड इसमें और है कि जहां तक संभव है मजिस्ट्रेट ये कोशिश करते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक साथ रह लें। अगर मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर किया जाता है और वो हस्बैंड ये कंडीशन करता है कि वो उसके साथ रहने के शर्त पर ही मेंटेनेंस देगा, इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ यानी अपने वाइफ को गुजारा भत्ता देने के लिए स्वीकार करता है, लेकिन कब? ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग विथ हिम, कि वो उसके साथ रहे, ठीक है। एंड शी रिफ्यूज टू लिव हिम, और औरत जो महिला है वो मना करती है साथ में रहने से, तो ऐसे कंडीशन में वो मजिस्ट्रेट उस ग्राउंड्स को, उस आधारों को भी कंसिडर करेगा जो कि मना किया जा रहा है, जिस आधार पर की वाइफ मना करती है, कि वो ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसके कारण की वाइफ साथ में रहने से मना कर रही है। और अगर वो आधार जस्ट यानी न्यायप्रिय नहीं है, न्यायिक नहीं है, तो उस कंडीशन में जो औरत है उसकी बात को वो मान भी सकता है और ऐसे कंडीशन में आदेश दे सकता है। अब वो आधार कौन से हो सकते हैं जो कि जस्ट नहीं होंगे, इसका प्रोविजन एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि इफ अ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विथ अनदर वुमन और कीप्स अ मिस्ट्रेस, it shall be considered to be just ground for his wife's refusal to live with him। अब इस एक्सप्लेनेशन के साथ मिलाकर अगर इसको पढ़ेंगे तो इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर कि पत्नी के द्वारा दावा किया गया है मेंटेनेंस का पति के खिलाफ, और पति मेंटेनेंस देने के लिए तो तैयार है, लेकिन इस शर्त पर कि पत्नी उसके साथ रहे, और पत्नी मना करती है, लेकिन जिन आधार पर पत्नी मना करती है वो आधार क्या है? वो आधार ये है कि पति ने कोई कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज कर रखा है, यानी संविदात्मक विवाह कर रखा है, या फिर वो उसने कोई केप्ट रख रखा है, तो ऐसे कंडीशन में उसके साथ न रहने का जो आधार है उसे न्यायिक आधार माना जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट पत्नी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो उसके साथ ही रहे। तो यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि मे मेक एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन नॉट विथ स्टैंडिंग सच ऑफर। तो इस कानून के अंतर्गत कोई इस तरह के आदेश को या इस तरह का जो ऑफर है हस्बैंड का, उसको उस ऑर्डर में मेंशन करना उसके लिए जरूरी नहीं है, कि अगर वो समझता है कि जिस आधार पर मना किया जा रहा है पत्नी के द्वारा वो आधार जस्टिफाइड है, और जस्टिफाइड आधार क्या है इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अर्थ ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सिंगल मैरिज ही अलाउड है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो पत्नी इस आधार पर पति से अलग रह के मेंटेनेंस मांगती है कि पति ने पत्नी के अलावा कोई अन्य महिला के साथ वो रह रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज की कंडीशन में हो या मिस्ट्रेस की कंडीशन में हो, तो पत्नी अलग रहकर मेंटेनेंस का मांग की दावा कर सकती है।
और ये डाइवोर्स का भी आधार है। अगर आपने हिंदू लॉ पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, ये डाइवोर्स का भी ग्राउंड बनता है। नेक्स्ट सब क्लॉज 4 125 सब क्लॉज 4, no wife shall be entitled to receive an allowances for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual consent। यहाँ पर पत्नी के लिए भी क्लॉज बनाए गए हैं कि पत्नी कब दावा नहीं कर सकती मेंटेनेंस का, या तो वो एडल्ट्री में रह रही हो, जारता में रह रही हो, या उसने बिना किसी उचित कारण के अपने को हस्बैंड से अलग कर रखा हो, या दोनों ने आपसी सहमति से अलग रहने का निर्णय कर लिया है। ये 3 ग्राउंड है। इन 3 आधारों पर कोई पत्नी अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। इसमें एडल्ट्री क्या है, इसको आप आईपीसी में पढ़ चुके होंगे 494। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के अपडेट जजमेंट है जिसको आपको देखना चाहिए कि अब आज की तारीख में क्या पोजीशन है। दूसरा, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, यानी सफिशिएंट रीजन जिसके आधार पर कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन का दावा किया जा सकता है, यानी बिना किसी कारण के, उचित कारण के अगर पत्नी पति से अलग रही है तो पति कॉन्जुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन का दावा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको हिंदू लॉ के सेक्शन 9 को देखना पड़ेगा, उसमें रेस्टिट्यूशन के ग्राउंड्स दिए गए हैं। और बाय म्यूचुअल कंसेंट से अगर पति पत्नी दोनों ही आपसी सहमति से तय कर लेते बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के कि हम एक साथ नहीं रह सकते, तो वैसे कंडीशन में न ही पत्नी जो है वो दावा नहीं कर सकती पति के खिलाफ मेंटेनेंस का। और 125 का लास्ट सब क्लॉज 5 ये कहता है कि ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन in living in adultery or that without sufficient reason she refused to live with husband or that they are living separately by mutual consent, यानी on proof that any wife, ये बिना आधार के नहीं होंगे, यानी इसका प्रूफ देना पड़ेगा। ऑन प्रूफ दैट वाइफ इज इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड, ऐसी पत्नी जिसके फेवर में कोई ऑर्डर दिया गया है, वो आदेश वो अगर एडल्ट्री में रह रही है या बिना किसी सफिशिएंट रीजन के वो रिफ्यूज कर रही है या वो सेपरेटली है, तो इसके प्रूफ देने पड़ेंगे और इसी आधार पर कोई आदेश किया जा सकता है। तो इस तरह से सेक्शन 125 के 5 सब क्लॉजेस के प्रोविजन है, जिसका ओवरऑल इसमें 3 बातें मोटे तौर पर की गई है। पहली बात तो ये कि दावा कौन कर सकता है, दूसरा ये कि दावा करने पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है। तो दावा पत्नी कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं और पेरेंट्स कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट दावा करने पर मेंटेनेंस देने के लिए आदेश कर सकता है। मेंटेनेंस 2 तरह का होगा, अंतरिम आदेश, अंतरिम भत्ता और पूर्ण भत्ता। पूर्ण भत्ता केस के निपटारे के बाद होगा, अंतरिम भत्ता नोटिस सर्व होने से विदिन 60 डेज के अंतर्गत चालू किया जाएगा। तीसरा कि अगर मेंटेनेंस के आदेश का पालना नहीं किया जाता है तो क्या होगा। अगर मेंटेनेंस के आदेश का पालना नहीं किया जा सकता है तो जो व्यक्ति के अगेंस्ट आदेश दिया गया है उसको 1 माह तक की कारावास की सजा भी हो सकती है। और मेंटेनेंस का दावा किस कंडीशन में रिफ्यूज हो सकता है, अगर पत्नी बिना किसी कारण से पति से अलग रह रही है, या वो एडल्ट्री में रह रही है, या दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कोई पत्नी पति के विरुद्ध दावा नहीं कर सकती है। ये सारी चीजें सेक्शन 125 के 5 सब क्लॉजेस के अंतर्गत बताए गए। अब इसमें जो नई चीज है वो ये है कि क्या एक पति अपनी पत्नी के विरुद्ध मेंटेनेंस का दावा कर सकता है, क्योंकि 125 में ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा गया है जिससे ये पता चले कि हस्बैंड भी पत्नी के खिलाफ मेंटेनेंस का दावा कर सकता है, क्योंकि इसमें क्लियर कट वाइफ वर्ड यूज किया गया है, पेरेंट्स वर्ड यूज किया गया है
और चिल्ड्रन वर्ड यूज किया गया। तो चिल्ड्रन में मैरिड मेल और फीमेल दोनों ही चाइल्ड, मेल फीमेल दोनों चाइल्ड आते हैं। फीमेल चाइल्ड कंडीशन में ये है कि उसकी मैरिज नहीं हुई हो और बाकी ओवरऑल वो एडल्ट नहीं हुए हो। तो अगर नॉन एडल्ट है, माइनर है, तो वो दावा कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन जनरली ये राइज होता है कि क्या एक पति अपने पत्नी के विरुद्ध दावा कर सकता है मेंटेनेंस का या नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपके ऊपर फिलहाल छोड़ता हूं। आप लेटेस्ट केस स्टडी करें और आपको इसका आंसर निश्चित तौर पर मिलेगा। और आंसर मिलने के बाद आप इसको ड्राफ्ट में लिखकर भेजें कि आपने आंसर इसका तलाश लिया। और बाकी सेक्शन 126 की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।